हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फीडियाज एकेडमी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी का इंग्लिश का सिलेबस और जो 2018 में केवीएस ने पीआरटी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया था बेटा, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को सिलेबस के साथ। केवीएस की तरफ से जो ऑफिशियल इंग्लिश का सिलेबस जारी किया गया था 2018 के एग्जाम से पहले, वो आपके सामने है बेटा। उसमें टॉपिक्स थे आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब की फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स, टेंसेज, मॉडल ऑक्सिलरीज, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशंस, लेटर और एस्से के बारे में भी इसमें बात की गई थी, हालांकि वो पूछे नहीं गए थे मेन एग्जाम में। स्पीच, वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये एक ऑफिशियल सिलेबस था जो जारी किया गया था। हो सकता है सेम सिलेबस आए, हो सकता है इसमें माइनर चेंजेस के साथ आपके सामने नया सिलेबस प्रेजेंट किया जाए। अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपका जो 150 मार्क्स का या 150 जो क्वेश्चन आते हैं केवीएस में पीआरटी में, उसमें से 20 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के। 10 क्वेश्चन जो होते हैं बेटा आपके, 10 क्वेश्चन वो जनरल इंग्लिश के होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपका जो 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ओवरऑल आपके पेपर में 20 मार्क्स की पूछी जाती है, या बोलें तो 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको एक शब्द देखा है, फैक्ट आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसके अपोजिट है नियरली मीनिंग में। इसको हम एंटोनिम्स भी बोल सकते हैं बेटा। एंटोनिम मतलब अपोजिट। अब ये सिनोनिम एंटोनिम दो तरीके से पूछे जाते हैं बेटा। ऑप्शन में या तो 3 शब्द आपको ऐसे दिए जाते हैं जो बिल्कुल उसके रिलेटेड नहीं होते, और एक शब्द ऐसा डाला जाता है जो उसके अपोजिट होगा, या सिनोनिम्स की बात करें तो जो उसके सिमिलर होगा। बाकी 3 का उनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा इजी होता है फाइंड आउट करना। दूसरा तरीका जैसे इसमें डाला गया है, अब इसमें फिक्शन, इमेजिनेशन और लाई, रियलिटी तो हो नहीं सकता। फैक्ट मतलब क्या होता है? सच। ठीक है, रियलिटी और फैक्ट तो सिनोनिम्स हो जाएंगे बेटा, तो रियलिटी तो हो नहीं सकता। अब आपका फिक्शन हो सकता है, इमेजिनेशन हो सकता है, लाई हो सकता है। ये तीनों इसके लगभग अपोजिट शब्द बनते हैं, लेकिन इसका आंसर जो था वो तो होगा बेटा फिक्शन। अब फिक्शन क्यों होगा? लाई का मतलब होता है कि आप जानबूझकर किसी फैक्ट को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आपका जो एम है दैट इज टू डिसीव समवन, आप किसी को धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो लाई है। फिक्शन क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है, जैसे हम सीरियल बना देते हैं, कहानी बना देते हैं। ठीक है, आप देखोगे उसमें सीरियल शुरू होने से पहले एडिंग चलती है, दिस इज प्योरली वर्क ऑफ फिक्शन एंड इट बियर नो रिजेम्बलेंस टू एनी लिविंग पर्सन और डेड। इस तरह से पूछा जाता है या बताया जाता है। तो फैक्ट मतलब होता है जो आपके सामने आंकड़े हैं, सच। तो उसका अपोजिट जो होगा बेटा वो फिक्शन होता है। ठीक है, फिक्शन मेड अप बनाया जाता है, फिक्शनल स्टोरी होती है, इसी तरह फैक्चुअल स्टोरी होती है। तो फैक्ट का अपोजिट जो होगा वो इसका आंसर होगा फिक्शन। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। ये फिलअप्स आपसे पूछे गए हैं, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। देखो बेटा, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। अब फर्स्ट ऑप्शन है इज वांटिंग, सेकंड वाज वांटिंग, वर वांटिंग या वांट्स। हेडमास्टर सिंगुलर है तो उसके साथ वर तो आ नहीं सकता, तो थर्ड ऑप्शन मेरा आउट हो जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपका लव, हेट, एडमायर, नो। ठीक है, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन हो सकते हैं, जैसे सी, लुक। उसी कैटेगरी में एक शब्द आता है वांट। तो वांट का बेटा हम यूज जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं जनरली। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये भी आपके बाहर जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वांट्स। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। जो हेडमास्टर है वो आपसे बात करना चाहते हैं।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा वांट्स। ही डैश फॉर 5 आवर्स। देखो भाई, जब भी आपको फॉर और सिंस दिख जाए टाइम के साथ, प्लस कोई टाइम की ड्यूरेशन दे रखी हो या टाइम की स्टार्टिंग दे रखी हो, तो समझ लेना कि वो सेंटेंसेस जो है वो जाएगा आपका बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या कभी कभी हम उसका यूज परफेक्ट में भी कर सकते हैं। तो दो ही टेंस ऐसे हैं जहां हम सिंस फॉर के साथ टाइम लगा के यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और किसी किसी परफेक्ट के सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। वाज स्लीपिंग, ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। मस्ट हैड बीन स्लीपिंग, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा। हैड स्लेप्ट भी नहीं हो सकता। हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन, और उनके साथ लगाते हैं बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। साथ में टाइम बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर का यूज किया गया, उसके बाद टाइम है, तो क्लियर हो गया था कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें से कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है। जो अंडरलाइन पार्ट है आपको उसको करेक्ट करना है। आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। आप लोग भी ट्राई करें, साथ की साथ कोशिश करें आंसर देने की, ताकि आप सबका पार्टिसिपेशन बना रहे। यहां अंडरलाइन जो पार्ट है दैट इज आई शैल हैव मच प्लेजर, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, कांट हैव मच प्लेजर। ये तो इसने नेगेटिव बना दिया और साथ में सब्जेक्ट का भी यूज नहीं किया आई का, तो ये ऑप्शन तो आपका बेटा बाहर जाता है। ठीक है, सेम हैविंग, हैव के साथ हम आईएनजी का यूज जनरली नहीं करते हैं। हैविंग जो शब्द है उसका यूज नहीं करते हैं। सिर्फ खाने की बात हो रही हो या पार्टी की बात हो रही हो तब हम यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, वहां हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ मेरे पास एक कार है, तो मैं बोलूँगा आई हैव ए कार। आई एम हैविंग अ कार अगर मैं बोलता हूँ तो वो गलत होता है, तो ये इसने गलत ग्रामर यूज की है, यहां से ये नहीं आएगा। आई मे हैव मच प्लेजर, मे मतलब संभावना को दर्शाता है। ठीक है, यहां हो क्या रहा है सेंटेंस में, आप कोई आपको डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो कि आपका जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है या होगी। यहाँ ये संभावना की बात कर रहा है कि शायद हो, तो वो भी बाहर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आई हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। मुझे बहुत खुशी होगी आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करने में जो आपने डिनर के लिए मुझे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी जो आपका अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको इंप्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है बेटा, इस क्वेश्चन को लेके पिछली बार भी काफ़ी कंफ्यूजन रहा था। आंसर की भी आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर की भी प्रोवाइड करी थी। हुआ क्या था आंसर की में भी, बहुत सारे लोगों ने ऑफिशियल आंसर की आने से पहले जो इसका ऑप्शन था वो बताया था फोर्थ ऑप्शन, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड। मैक्सिमम लोग इस ऑप्शन के साथ जा रहे थे, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर है सेकंड पार्ट, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं बेटा, और डिड के साथ कभी भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो करेक्ट बनेगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रोबर्स मेड गुड देयर एस्केप। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। नो सूनर से बेटा आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, नो सूनर की जो पेयरिंग होती है वो होती है देन के साथ। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है बेटा, जैसे यहाँ देन का यूज किया उसमें आपकी पेयरिंग गड़बड़ कर देते हैं। नो सूनर के साथ देन की बजाय वेन का यूज कर देंगे या सिंपल कोमा का यूज कर देंगे। तो जब भी नो सूनर आपको दिखेगा, वाक्य की शुरुआत नो सूनर से हो रही है, तो सबसे पहले आप उसकी पेयरिंग चेक करोगे
कि नो सूनर की पेयरिंग देन के साथ बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है। सेकंड जो इसमें लगता है, जो एरर का क्वेश्चन आता है, दैट इज इन्वर्जन रूल। अब ये इन्वर्जन रूल क्या होता है बेटा? जब भी हम वाक्य की शुरुआत जनरली किसी नेगेटिव शब्द से करते हैं, जैसे नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, तो उसके बाद होता क्या है, नो सूनर के तुरंत बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर यूज करना है आपको सब्जेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नो सूनर के बाद सब्जेक्ट देगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देगा। तो आपको क्या करना है, इसमें इन्वर्जन लगाना है। इन्वर्जन मतलब नो सूनर है या हार्डली है, स्कार्सली है, उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जैसे यहाँ डिड का यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, जैसे यहाँ द पुलिस का यूज किया गया है। तो ये दो इसके बेसिक रूल होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डीएसएसबी के एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार, केवीएस में भी, एसएससी में भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल बनता है। अब बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। देखो होता क्या है, नो सूनर का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह हम पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते हैं दोनों पार्ट में। या हम क्या करते हैं बेटा, कम्बिनेशन बनाते हैं किस किस का, पास्ट परफेक्ट का, और दूसरे पार्ट में यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था वो यहीं से हुआ था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि ये पहला पार्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, हैड अराइव्ड आना चाहिए, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम इसका यूज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो समझो। ये जो कॉम्बिनेशन है आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये बेटा हम तब यूज करते हैं जब पास्ट में दो इवेंट हो एक के बाद एक। जो फर्स्ट इवेंट है उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड इवेंट है उसको रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैं बोलूं डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो यहां दो इवेंट हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना और एक पेशेंट का मरना। पहले क्या हुआ, पेशेंट का मरना, तो वो रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। जो फर्स्ट इवेंट है उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। बिफोर, अब जो दूसरी इवेंट है डॉक्टर का आना, उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, ये तब बनता है जब दो इवेंट हो एक के बाद एक, और फर्स्ट इवेंट को आप रखते हो पास्ट परफेक्ट में और सेकंड इवेंट को रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहां अगर इस सेंटेंस को मैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में बनाता हूं तो उसका मतलब क्या निकलेगा, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड देन द रोबर्स मेड गुड देयर एस्केप। मतलब पहले पुलिस आई उसके बाद रोबर्स भागे, तो वो सेंटेंस की सेंस ही गलत हो जाएगी बेटा। पहले रोबर्स भागे हैं, बाद में पुलिस आई है। तो इसलिए ये वाला जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ये इसका नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन था, काफ़ी बच्चों को था, काफ़ी क्यूरीज भी आ रही थी कि इसको क्लियर करें। तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए नहीं फिट हो सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। जो केवीएस की ऑफिशियल आंसर की आई थी बेटा बाद में, उसमें भी इसका आंसर सेकंड ही दिया गया था, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। मतलब डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, आपको अराइव्ड को चेंज करना पड़ेगा अराइव में। आई होप ये क्लियर है सबको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। द इडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इडियम दिया गया है बेटा आपका, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ नियमित अंतराल पर नहीं होती है, अनियमित होती है, मतलब इरेगुलर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following sentence, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the underlined word. ये एक सेंटेंस है बेटा, इसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है, 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि इस शब्द को इनमें से कौन बेस्ट रिप्रेजेंट
करता है। अब सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? सुपरफिशियल का हिंदी में मतलब होता है सतही, मतलब जो चीज सतह पे हो, जो ज्यादा डीप ना हो, ओनली ऑन द सरफेस, जो चीज सरफेस पे है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। तो इस शब्द को कौन रिप्रेजेंट करता है? शैलो, सेकंड ऑप्शन। शैलो का मतलब भी होता है दैट इज नॉट डीप, जो गहरा नहीं है, जो सतह पे है, उसको हम शैलो भी बोलते हैं। तो सुपरफिशियल शब्द को इन चारों शब्दों में से जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है दैट इज शैलो। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर। ये आपको चार पार्ट दे दिए हैं एक सेंटेंस के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, वो आपको बताना है। तो एरर है बेटा सेकंड पार्ट में। क्या है एरर वो समझो। आपको बेटा सेंटेंस में जब भी ये फ्रेज दिख जाए ना, इट इज हाई टाइम, या इट इज टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, इन तीनों में से कोई भी एक फ्रेज यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये जब भी फ्रेज आएंगे तो इनके साथ हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो करेक्शन क्या होनी है यहाँ? सेंड नहीं आएगा बेटा, सेकंड फॉर्म आएगी सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय फोर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। आप बोल सकते हो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप क्वेश्चन है। एक शब्द दिया गया है, उसके लिए चार डेफिनेशन आपको दी गई है, तो आपको बताना है कि इस शब्द के लिए कौन सी डेफिनेशन सही है। पहले तो शब्द की बात कर लें। ऑर्थोडॉक्स शब्द का मतलब होता है बेटा रूढ़िवादी या परंपरावादी, ट्रेडिशनल, मतलब ऐसा आदमी जो हमारी पहले से परंपरा चली आ रही है उनमें जो विश्वास करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। तो वन हु फाउंड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस ये नहीं होगा, वन हु हैज नो ओपिनियन ऑफ वंस ओन ये भी नहीं होगा, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, ऐसा आदमी जो मानता है इसको, जो हमारे ओपिनियंस पहले की बनी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, ऑर्थोडॉक्स मीन्स वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। नेक्स्ट, ये भी सिमिलर है, आपको एक शब्द दिया गया है, उसके लिए चार डेफिनेशन है। आप लोग ट्राई करें आंसर देने की। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बेटा क्लियर, जो चीज समझने में सरल है, जो आसानी से समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्यूटली क्लियर। थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके जनरल इंग्लिश में पूछे गए थे। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न में आए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का जो पेपर का सब्जेक्ट कंसर्न, उसमें 10 क्वेश्चन और डाले गए थे इंग्लिश के, क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट थे वो, तो वो डिस्कस करते हैं अभी। आपके सामने एक ईडीएम दिया गया है, आपको उस ईडीएम का मतलब बताना है। कोशिश करें आंसर देने की, सभी पार्टिसिपेट करें। इंच बाय इंच का मतलब होता है बेटा स्लोली एंड केयरफुली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक ईडियम होता है इंच बाय इंच, जिसका मतलब होता है बहुत आराम से और बहुत सावधानी से कोई भी कदम उठाना। जैसे क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, आपने देखा होगा सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है रेंगने की, ठीक है, तो वो बहुत स्लोली चलते हैं और केयरफुली चलते हैं ताकि कोई आवाज ना हो, दुश्मन को पता ना चले। तो इंच बाय इंच का मतलब हुआ बेटा स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट, ठीक है, एक अंडरलाइन फ्रेज इसमें दिया गया है आपको और आपको बताना है उसका क्या मतलब है। टर्न अप का मतलब होता है बेटा टू अराइव, आना। टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। टू अराइव बोल सकते हो या टू अपीयर भी बोल सकते हो। तो इसमें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टर्न अप मीन्स अराइव। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग मतलब सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है।
आपको बताना एक शब्द दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से इसके नज़दीक कौन सा शब्द है इससे मिलता जुलता। बेटा फ्रोथ का मतलब क्या होता है? जो वाइट बबल्स होते हैं आपके, जिसको हिंदी में झाग बोलते हैं, वाइट बबल्स, ठीक है। तो फ्रोथ का वो मतलब होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो इसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज फोम। फोम का भी सेम मतलब होता है बेटा आपका, वाइट बबल्स या झाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रोथ मीन्स फोम। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की फॉर्म दी गई है, आपको बताना है कौन सी ठीक आएगी। वेयर इज माई पेन, क्वेश्चन पूछा गया कि मेरा पेन कहाँ है। राम डैश इट येस्टरडे, देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉस्ट। राम लॉस्ट इट येस्टरडे। जब भी बेटा सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द दिख जाए ना जो उसको पास्ट में लेके जा रहा है, तो ध्यान रखना ऐसे शब्दों को हम बनाते हैं हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, आई हैव पास्ड द एग्जाम 2 years एगो, मैंने 2 साल पहले ये एग्जाम पास कर लिया है। अब यहां देखो बेटा, हैव और थर्ड फॉर्म ये आपको दे रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में बना के, लेकिन आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ो तो लास्ट में इसने एक शब्द यूज कर दिया एगो, मतलब एक कोई ऐसा शब्द डाल दिया जो इसको पास्ट टेंस में लेके जा रहा है, मतलब ऐसा शब्द जो दिखा रहा है कि ये घटना पास्ट में हुई है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाना, आपको किस में बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे हम, हैव को हटा देंगे और करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई पास्ड द एग्जाम 2 years एगो, ठीक है। तो यहाँ येस्टरडे आ रहा था, मतलब पास्ट की बात हो रही थी, तो सिंपल आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना था, तो यहाँ पे हम लोस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर, वो बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राज करता है, के ऊपर राज करता है, दैट इज ओवर। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा, ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। अब देखो भाई, अभी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी, जब भी फोर आ जाए और उसके बाद समय आ जाए तो वो दो ही टेंस में बन सकता है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा बेटा, या मैंने बोला था कहीं कहीं हम उसको सिंपल परफेक्ट में भी बना सकते हैं। अब यहाँ नोज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, ये ऑप्शन हमारी बाहर होती हैं दोनों। नोज या तो हैव नोन हो सकता है या नोइंग हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि नो का आईएनजी फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, तो नोइंग तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी बाहर। करेक्ट आंसर बनेगा आई हैव नोन या वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। हम राम और श्याम को कई सालों से जानते हैं, तो वी हैव नोन आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। ये बेटा पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ गया, आपको 4 शब्द दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा शब्द कंजक्शन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। तो ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं। देखो भाई शुरू करते हैं इजी से, कैन से। कैन हमें पता है बेटा, कैन क्या होता है हमारा, मॉडल्स में आता है, आप बोलें तो मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है। मॉडल ऑक्सिलरीज वाक्य में किसका काम करते हैं बेटा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसका काम करते हैं, ये वर्ब का काम करते हैं। जो भी मॉडल होता है वो सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब का काम करेगा। तो कैन जो है बेटा वर्ब है। अब आप ऑप्शन पे जाओगे तो आप देखोगे कि एक ही ऑप्शन है यहाँ जिसमें वर्ब 4th नंबर पे, मतलब कैन के स्थान पर क्या यूज किया गया है? वर्ब। तो आंसर तो आपका बी हो गया बेटा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। बट कंजक्शन है, कंजक्शन काम क्या करती है बेटा? 2 चीजों को जोड़ने का काम करती है कंजक्शन। वो 2 शब्दों को जोड़ सकती है, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, तो एंड कंजक्शन होगी। 2 फ्रेजेस को जोड़ सकती है, 2 क्लोजेस को जोड़ सकती है,
या दो कंप्लीट सेंटेंसेस को हम कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो बट जो है बेटा ये कंजक्शन है, ये दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। फ्लक्स, अब फ्लक्स का क्या मतलब होता है बेटा? फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, हिंदी में बात करें तो प्रवाह, या इंग्लिश में बोल सकते हो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। किसी चीज की एकदम से बहुत ज्यादा और कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट जब हो जाए तो बोलते हैं उसको फ्लक्स। जैसे मैं बोलूं फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो नाउन है बेटा, फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। फोमी, अभी हमने एक शब्द डिस्कस किया था फोम, फोम मतलब क्या होता है? झाग। फोमी मतलब क्या होता है बेटा? झागदार, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताता है। जैसे मैं बोलूं, एग्जांपल ले सकते हैं हम, ए बीच विद फोमी वेव्स, ऐसा बीच जहां पे जो लहरें आती हैं वो किसके साथ आती हैं? झाग के साथ, वाइट बबल्स बनाती हैं जब भी वेव्स आती हैं। तो फोमी मतलब झागदार, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषण होता है जो किसी चीज की विशेषता बताए। यहाँ पे फोमी जो है वेव्स की विशेषता बता रहा है। कैसी वेव्स? फोमी वेव्स। तो ये चार शब्द पूछे गए थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। तो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है बेटा, ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखते हैं तो उसमें शायद कंजक्शन मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपको कंजक्शन का भी पता होना चाहिए क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन डाला गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग? आपको एक सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सी फॉर्म है? एक्टिव, पैसिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव। देखो भाई, एक्टिव में हमें पता है, एक्टिव टेंस में अगर हम वाज का यूज करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? आईएनजी लगाते हैं। यहाँ हम वाज के साथ क्या लगा रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस में लगाते हैं? पैसिव वॉइस में। तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का नहीं है। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखता। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले, उनको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट आउट ऑफ माई क्लास, या आप ऑर्डर कर रहे हो किसी को, एडवाइस कर सकते हो, हेल्प द पुअर। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस किया जाए वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं। एक्टिव पैसिव दो डिटेल में पढ़ेंगे टेंसेस में और क्लियर हो जाएगा। एक्टिव का ये है नहीं क्योंकि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो पैसिव में यूज होती है। तो इसका आंसर हो गया बेटा बी, पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करनी है। ए एंड द, ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सीता हैज गोट ए नाइस स्माइल, सिंपल सा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सीता हैज गोट ए नाइस स्माइल, सीता के पास एक बहुत अच्छी स्माइल है। एन नहीं आ सकता, दा नहीं आ सकता, सम तो बाहरी आर्टिकल से रिलेट करता ही नहीं है, ना यहाँ पे फिट होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब आपको एंटोनियम बताना है। पॉपुलर, पहले तो बेटा पॉपुलर का मतलब समझे। पॉपुलर क्या होता है? ये एक पॉजिटिव शब्द है। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, या ऐसी चीज जिसको लोग पसंद करते हैं, जो लोगों को अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलर। तो इसका रो नहीं हो सकता, रेलिवेंट तो उससे संबंधित होता है वो भी नहीं हो सकता, प्रमोटेड भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा बेटा नोटोरियस। नोटोरियस शब्द का क्या मतलब होता है? जो बदनाम है, ठीक है, या बोल सकते हो कुख्यात आदमी जो है। इंग्लिश में बात करें तो ए पर्सन विद एविल रेपुटेशन, या ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में खराब है, उसको हम बोलते हैं नोटोरियस पर्सन। तो पॉपुलर का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? नोटोरियस पर्सन हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो केवीएस के 2018 के एग्जाम में आए थे। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। 20 में से आपके 9 क्वेश्चन वोकेबुलरी बेस्ड थे और 11 क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड थे। वोकैब में 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स के थे आपके बेटा, 2 एंटोनिम्स के थे, 3 क्वेश्चन आपके इडियम एंड फ्रेजेस के हैं और 2 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के हैं। तो ये लगा लो आपका
नियरली 50%, अराउंड 50% जो पेपर आया है वो वोकैब से आया है। ग्रामर की बात करें तो 6 क्वेश्चन फिलअप्स के थे बेटा, 3 क्वेश्चन आपके सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर करेक्शन के थे, एक आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा गया था एक्टिव पैसिव, एक क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच का था। जो फिलअप्स थे 6 उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल्स और टेंसेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, या बोल सकते हो वर्ब की फॉर्म्स के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस ओवरव्यू से बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, वोकेबलरी जो है आपके पेपर में नियरली 50% की है। ग्रामर में आपको कंप्लीट कराऊंगा, ग्रामर की टेंशन बिल्कुल मत लो, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रामर के सारे चैप्टर हम अच्छे से करेंगे, लेकिन वोकैब भी मैं कराऊंगा। लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो वोकैब पे काम करना आप ज़रूर शुरू कर दें अपने बिहाफ पे ही। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कोशिश करता हूँ डेली या दूसरे दिन आपको वोकैब के कुछ शब्द मैं डाल रहा हूँ उसमें, फिर भी आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें वोकेबलरी पढ़ने की। आपके जो डाउट्स आए ज़रूर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, वैसे पूछ सकते हो, वो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन वोकैब पे काम करना आप अभी से शुरू कर दो, चाहे आप डेली के 10 वर्ड्स करो, मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ज़्यादा करो, डेली के 10 वर्ड्स कर लो कोई भी, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उसमें से पढ़ना शुरू कर दो। ईडियम फ्रेज बहुत ईजी होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे शुरू कर लो, वन वर्ड से शुरू कर लो, ठीक है। ये इजी होते हैं और इस पर आप जितना फोकस अब करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रामर हम कवर कर लेंगे, पेपर के टाइम भी रिवाइज हो जाएगी, लेकिन वोकैब पे आप सभी काम करना अभी से शुरू करें। तो ये था बेटा आपका ऑफिशियल पेपर KVS PRT 2018 का जो हमने डिस्कस किया है, उसका ओवरव्यू भी हमने ले लिया है। थोड़ा सा मैंने सजेशन किया कि आप लोगों को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वोकैब पे फोकस करें फिलहाल के लिए ज़्यादा, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। क्लास ओवर करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का कोट एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बेटा तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मेहनत करते रहो, सभी अच्छे से पढ़ते रहो, जॉब सबकी लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वीडियो खत्म करने से पहले बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों की मदद हम कर पाएँ। थैंक यू फॉर टुडे। क्लास ओवर करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही होगी। आप लोगों के सजेशन मुझे मिले हैं कि आप लोग मिक्स क्लास करना चाहते हैं जिसमें मिक्स एरर के क्वेश्चन और वोकैब हो, तो उसी क्लास के साथ मैं आता हूँ। मे बी परसों आपकी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। हफ्ते में 3 क्लासेस आपकी इंग्लिश की रहेंगी रेगुलर, जिसमें शुरू में हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन और वोकैब। थैंक यू बेटा।